अमेरिका के लोग सीमेंट के मकानों में नहीं रहते, पतली पतली फटियां होती हैं, बोर्ड होते हैं, बोर्ड के मकानों में रहते हैं। मैं प्रोफेसर से बोला, मगर तुम सीमेंट के मकानों में क्यों नहीं रहते? ये तो मजबूत होता है, ये तो ये है। बोले हम पागल थोड़े यहाँ, मतलब पागल थोड़े मतलब बोले यहाँ पे तापमान -20 चला जाता है, सीमेंट तो एकदम ठंडी हो जाती है, जब गर्मी होगी तो एकदम गर्म हो जाएगी। कूलिंग और हीटिंग का कितना खर्चा आएगा? सीमेंट स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं रहते। कोठी पालो और बड़ी बना लो, किले बेच देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जब जाके हमारा घर बना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, भाई गोबर से तो घर ही बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैंने अमेरिका के अंदर एमक्रीट देखा था, जो भारत के अंदर भांग जो इलीगल है, अमेरिका के अंदर उसी भांग को उगा के उसके अंदर चूना मिलाकर मकान बनाते हैं, उन मकानों को एमक्रीट के घर कहते हैं। जब वो आइडिया मेरे दिमाग में आया एमक्रीट वाला, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी आ गया, महाजन आज रास्ता मिल गया। फिर मैंने क्या किया, गोबर लिया, चूना लिया और उससे ईंट बनाई। मगर अगर तू बोर्ड बना के अमेरिका की तरह यहाँ पे घर बनाएगा तो कोई नहीं पूछेगा, जो जहाँ पे जो चलन होता है, जिससे चलता है वैसे ही लोग चलेंगे। हमें ईंटों का पता है, हमारे मिस्त्रियों को ईंट चढ़ाई का पता है। तो फिर ईंट बनाई चूना मिला के, उसका नाम दिया मैंने गोक्रीट। मैं गौशाला से सबसे पहले जो लेके आया था, एक बलद लेके आया था। उस बलद से मैंने बिजली बनाई और उस बलद से मैंने ईंट बनाई, बलद के गोबर से। फिर लॉकडाउन लग गया, सुल्तानपुर लोधी कुछ साथी यहाँ पे जो बैठे हैं और उन्होंने मेरे को तब सुना भी होगा 3 साल पहले, मगर भाई ये तरीका है। फिर लॉकडाउन लग गया तो मेरे को और ज्यादा टाइम मिल गया। वो जितनी ईंटें थी, मैं एक बछड़ी और ले आया, एक गाय और एक बैल, एक बछड़ी। बछड़ी भी दूध नहीं देती, बलद भी दूध नहीं देता। मैं दोनों ले गया यार, दोनों के 9 महीने के गोबर से मैंने एक कमरा बना लिया। उसके अंदर हल्की फुल्की कमियां आती रही, कोई आती रही, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। उसके बाद इन ईंटों से मैंने 25 बाई 50 का हॉल बनाया अपने गायों के लिए, अपनी रसोई बनाई। आप बुल्डर साहब के यहाँ जो चूल्हा देख के आ रहे हो ना, इससे कहीं बड़ी मेरी रसोई है। वहाँ पे जितने भी बंदों का खाना बनता है वो सारा गोबर पे बनता है। 40-50 जितने भी आदमी आते हैं, सबका खाना गोबर पे, कोसों पे बनाते हैं। तो वो बनाया। उसके बाद फिर मेरे फादर ने जो रिश्ता किया था ना, वो इस प्रोफेसर के किया था, इस अनपढ़ आदमी के नहीं किया था जो चोले पदामी में घूमता है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को अनपढ़ जाट करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें आई, लेकिन रास्ता सही था। फिर आगे डॉक्टर भुल्लर जैसे जवान जुड़े, इस टाइप के और लोग आए। हमने अब तक करीब 200 आदमियों को ट्रेनिंग दे दी है। उनमें से 30-40 आदमी भारत भर में अलग अलग जगह ईंटें बना रहे हैं। इनका जो है पंजाब का पहला है। कितनी खुशी होती है। आज हम सारे के सारे पापी हैं। पापी मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी झिझक नहीं है। पापी वो होता है जो प्रकृति को नष्ट करे, पुण्य आत्मा वो होता है जो प्रकृति को बचाने की मशीन बन चुके हैं। आज वो 420 ppm हो चुकी है, आए साल बढ़ती जा रही है और घट क्या रहा है ऑक्सीजन। सांस लेने ना हवा ही नहीं रहेगी तो करोगे के? बनाए जियो कोठे, बनाए जियो मोबाइल, बनाए जियो, आदमी नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी। इसलिए हमें जो है अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। मैं कहूँ कि मैं भगत हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं
मैं को मैंने ये कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने जो कार ली थी 1995 में ली थी, आज 2025 आने वाला है, 30 साल के अंदर मैंने भी खूब तेल बाला है। इन 30 सालों के अंदर मान लो मैंने 30,000 लीटर तेल बाल दिया। 30,000 लीटर तेल का मतलब क्या है? लेकिन आज और भुल्लर जैसे आदमी अपने आप को पाप मुक्त समझ के, और अब मैं इस बात का संतोष होता है, मैं पाप मुक्त कैसे हुआ? जो 80,000 90,000 किलो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी थी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ी थी? मैं कार लेके रोहतक से बीकानेर गया या बीकानेर से मोगा आया, ऐसे ही मैं घूमा। मेरी जो कार ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो घास फूस ने, फसलों ने ले ली। वो जो फसल थी वो घास फूस था, वो मेरी गाय और मेरे बैल ने खा लिया। वो जो कार्बन था वो उनकी पेट में पोषण करके और फिर गोबर के रूप में बाहर आ गया। उस गोबर को मैंने सुखा के उसको प्रोसेस करके और उससे मैंने घर बना लिया। तो जो मेरा छोटा हुआ कार्बन था, मेरी कार का छोटा हुआ कार्बन था, वो आज मेरे घर के रूप में सुरक्षित है, वो वापस हवा में नहीं गया है। इस प्रकार से मैं खुद को पाप मुक्त समझता हूँ। ये जो आप घर देख रहे हो, इस घर के अंदर 35,000 ईंट गोबर की लगी हुई है। 35,000। एक ईंट बनाने में 3 किलो तो उपजाऊ मिट्टी खत्म होती है, लगभग आधा किलो ईंधन लगता है। जैविक खेती वाले जानते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करोड़ों जीवाणु होते हैं, करोड़ों। 3 किलो में कितने होंगे? कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो सारे के सारे फूक के हम ये मकान बनाते हैं, वो सारे के सारे फूक के हम ये मकान बनाते हैं, और फिर हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली, पूरी धरती का हमने सत्यानाश कर लिया। और मुझे इस बात का दुख है और खुशी इस बात की है कि लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो ये अभियान हम जो चला रहे हैं, इसके अंदर सभी के साथ की हमें जरूरत है, और ये प्रकृति जो नष्ट होती जा रही है इसको बचाने के लिए सभी के सहयोग की मैं अपील भी करता हूँ। आप लोगों में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो 2 मिनट के लिए, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं बैठा बैठा ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਬਰ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਫਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਐਫਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ हाँ, ये सिंह है जो सिविल इंजीनियर्स हैं, वो खुद कहते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो 60 से 70 साल है। यानी कि आज जो हम ये मकान बना रहे हैं शहरों के अंदर, जो शहरीकरण हो रहा है, बड़े बड़े सीमेंट के जो मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े ये हो रहे हैं, ये 60 या 70 साल के बाद डिसमेंटल होने हैं, टूटने हैं। इनकी उम्र इतनी है। मलबा कहाँ डालोगे? पहले तो खूट तो हमारे पास है ही नहीं, मलबा कहाँ डालोगे भाई? और मलबा अगर इसके ऊपर धरती के ऊपर बिछा दिया तो बोओगे, खाओगे क्या? तो बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों ने मेरे को बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर अगर किसी के मन में कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ भी सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन डॉक्टर मलिक जी जो घोंसले की बात करते सी, वो घोंसला प्राणी को बोलते हैं, जो वेस्ट को होती है उसको बोलते हैं। भी उस घोंसले से घर बनते, उस घोंसले को सही इस्तेमाल करने से प्रकृति का नाश नहीं होता, वो बता रहे थे। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट किया है। और जो आज जो घर बने हैं, हमारे पीछे में कोठी बना है, तकरीबन 30 लाख का इसका बजट हुआ है। हमारे रिश्तेदार है, ये बोल रहे हैं कि ये इतना कंक्रीट है, जब कभी
किसी को हमने बदलना है। मैं हिंदी क्यों बोलने लग गया कि मैं जैसे का वैसा होना मेरी आदत है, जैसे का वैसा होना मेरी आदत है। एक इन्होंने की बोलिया कि पंजाब में जिन्ने भी इट्टां दे ते कंकरी दे घर बने ने, मान लो जे असीं मटीरियल किते संभालना है तो कित्थे संभालांगे? इन्ना कंकरी संभालने वास्ते 1 किला जमीन का नाश होना। कद के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये इन्हां दी सोच है। जे कच्चे घर नूं बदलना है, कच्चे घर दीआं इट्टां वो मटीरियल धरती 'च मिल जाना, जो लकड़ी है साडे काम आ जानी है। वो घर कदे भी साडा नुकसान नहीं करता। असीं 100 साल बाद भी उन्हें बदलीए, असीं फिर भी अकाल पुरख दे घर साडी हाज़री लगती है। सो इन्नी बेनती मैं करनी सी, सो बेनती प्रवान करनी। सो डॉक्टर मलक जी को सन्मानित करने वास्ते मेरा वीर भाई सरजीत सिंह जी, उन्होंने बेनती है कि साधु जन भाई साहब जिन्होंने नाम नहीं मैं जानता, उमिंदर दत्त सन्मानित कर रहे हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो डॉक्टर सुंदर सिंह मलक जी ने आप जी